आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्री स्टडी में। ठीक है। पिछली जो क्लासें हैं उनमें मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में बताया है। ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सर्किट कैसे पैरेलल में सीरीज में, ओम्स लॉ। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने उसमें कराई हैं। उसमें मैंने ये सारी चीज़ कराई हैं। अब मैं ये वो तो सीरीज़ चल रही है जैसे चलेगी, ठीक है? उसमें मैं बेसिक से एडवांस तक लेकर के जाऊँगा। पूरा इलेक्ट्रिकल उसमें क कवर कराऊँगा क्वेश्चनों के साथ। इसमें क्या करा रहा हूँ, इस सीरीज़ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है? जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे मैं क्वेश्चन इसमें कराऊँगा, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश दोनों में रहेंगे। इलेक्ट्रिकल ट्रेड है और टेक्निकल हेल्पर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो बस कराना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो, बता दिया करो। कोई सजेशन हो तो बता दिया करो, ठीक है? बढ़ता हूँ आगे। देखो, जो आपका स्प्रिंग ब्रिज कैन बी यूज्ड टू मेजर, जो स्प्रिंग ब्रिज होता है जिसको कहते हैं शेयरिंग ब्रिज, जो शेयरिंग ब्रिज होता है वो किस पर्पस के लिए यूज में लिया जाता है, क्या मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीजिंग जो ब्रिज होता है वो आपका कैपेसिटेंस, ठीक है, और पावर फैक्टर, कैपेसिटेंस, पावर फैक्टर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिकल जो डाइलेक्ट्रिक एरर होता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब मतलब आप इस तरीके से समझें, ये दो प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है ना, उसका जो लॉस होता है उसको भी कैलकुलेट करने में यूज में लिया जाता है। ठीक है, ये अपनी दो प्लेट हैं, प्लेट के बीच में यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, किसी में लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पेपर फॉर्म में, इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके बीच में होता है कैपेसिटर के। अगर मैं ये बात करूं कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ये, तो ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कैपेसिटेंस एंड इट्स पावर फैक्टर, डाइलेक्ट्रिक जो लॉस होता है वो भी कैलकुलेट कर लेता है। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ तो जो स्क्रीचिंग ब्रिज है उसमें ध्यान रखने वाली ये बात है यहाँ पर, जो हाँ, एक अननोन कैपेसिटेंस निकालने के लिए भी, पता करने के लिए भी स्क्रीचिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शेयरिंग ब्रिज का यूज किया जाता है, ठीक है। अननोन कैपेसिटेंस निकालने के लिए भी शेयरिंग ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये पेपर में पूछा गया था कि अननोन कैपेसिटेंस निकालने के लिए कौन सा ब्रिज यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने बताया। यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पर ये जो है आपका कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने वाली बात है। ये जो कैपेसिटर होता है ये वेरिएबल कैपेसिटर है, इसको कम ज्यादा करके हम अननोन जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। देखो, इन ए डिजिटल वोल्ट मीटर, किसी भी डिजिटल विभव मापी में दोलक की आवृत्ति 400 किलोहर्ट्ज है। रैंप विभव 200 मिली सेकेंड में 8 वोल्ट से 0 वोल्ट तक गिर जाता है। गणक द्वारा गिनी गई फलसों की संख्या क्या है? देखो, हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इन अ डिजिटल वोल्ट मीटर द ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी इज 400 किलो, ऑक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी 400 किलो हर्ट्ज की है। जिससे हम देखो, फ्रीक्वेंसी से हम टाइम पता कर सकते हैं, टाइम से हम फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। रैंप वोल्टेज फॉल फ्रॉम 8 वोल्ट टू 0 वोल्ट, मतलब 8 वोल्ट से 0 वोल्ट तक गिर जाता है 20 सेकंड के अंदर। मतलब जो विड्थ बनती है वो 20 सेकंड की है, ठीक है। द नंबर ऑफ पल्स काउंटेड बाय द काउंटर, नंबर ऑफ पल्स, कितनी पल्स वो काउंट कर पाएगा। देखो, पल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ पल्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ पल्स निकालने के लिए जो आपकी विड्थ है, मतलब जितने टाइम में वो जो विड्थ बनी है, ऊपर से नीचे गया या नीचे से ऊपर गया, वो विड्थ, ठीक है, वो विड्थ अपॉन में, अपॉन में आएगा आपका टाइम, जो फ्रीक्वेंसी बनी है ना जिस टाइम पर। फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जो एक पूरी साइकिल बनती है इसको कहते हैं एक फ्रीक्वेंसी। अब ये कितने सेकंड, एक सेकंड में
जो फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक है? एक सेकंड में जो साइकिल बनती है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है? पर सेकंड का देखा जाता है। ये एक साइकिल है, 1 सेकंड में अगर 50 बनती हैं, ये साइकिलें मतलब हाफ ऊपर का हाफ नीचे का दोनों पीक बनती हैं, ठीक है? दोनों हाफ-हाफ सर्कल बनते हैं। 1 सेकंड में अगर 50 बनते हैं तो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होगी। 1 सेकंड में अगर 4 ये 400 हज़ार सर्कल्स बनते हैं, तो ये 400 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो टाइमर कितने टाइम पर वो फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ से हम इसका टाइम निकाल लेंगे। अब देखो टाइम ये फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फ़ॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। क्या निकालने के लिए? निकालने के लिए नंबर ऑफ पल्स, ये नंबर ऑफ पल्स काउंटेड, ठीक है? नंबर ऑफ पल्स कितनी हुई हैं, वो निकालने के लिए यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए सभी को। देखो बात करते हैं, इसको निकालेंगे कैसे? देखो किलो हर्ट्ज़ में है ये, और मिली सेकंड में ये। ठीक है, मिली सेकंड यहाँ पर इसको किलो हर्ट्ज में हटा करके मतलब पहले तो इसको टाइम कन्वर्ट करते हैं। टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 अपॉन टाइम क्या होता है? 1 अपॉन एफ होता है। ठीक है, और वहीं टाइम की वैल्यू क्या दी हुई है? मतलब टाइम जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 1 अपॉन 400। देखो 400 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 400 किलो हर्ट्ज, यानी कि 3 जीरो और आएँगी, यानी कि 4 लाख हो गए करीबन 4 लाख हर्ट्ज़, ठीक है? तो हम इसको के ही लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है? ईज़ी होगी कैलकुलेशन, वरना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब क्या करेंगे, हमें टी पता चल गया है, ठीक है? विड्थ हमें ये पता चल गया है कि विड्थ कितनी है, विड्थ क्या होती है? देखो यहाँ से ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये एक्स एक्सिस हो गया, कोई सिग्नल है हमारा, ठीक है? ये है, ये एकदम से गिर रहा है। फिर यहाँ से टच होके फिर दोबारा उठता है। फिर यूँ करके, ठीक है? ये जो गैप है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का गिरने का, ठीक है? विड्थ जो है जो, तो हम विड्थ कहेंगे, ठीक है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम इसको विड्थ बोल देंगे। तो कितने सेकंड में यहाँ से उठ के गिरा है, वो इसकी विड्थ हो गई, ठीक है? और यहाँ पर जो कंडीशन बता रहा है ना 8 वोल्ट से 0 वोल्ट, वो कंडीशन ये है कि वो करंट यहाँ से यहाँ मान लीजिए, और यहाँ कहीं 8 वोल्ट का है, ठीक है? तो करंट क्या हुआ है, यहाँ से गिरता, 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 गिरता ऐसे गिरा है। तो यहाँ पर आके वो 0 वोल्ट हो गया है, ठीक है? अ, वोल्ट में, हाँ, ये वोल्ट हो गया, ये टाइम टाइम और वोल्ट के लिए ग्राफ जो है टाइम और वोल्टेज के रिफरेंस में है, ठीक है? तो ये जो वाई एक्सिस है वो वोल्ट बता रही है, जो एक्स एक्सिस है वो टाइम बता रही है। तो ये जो विड्थ बनी है ना यहाँ से, ये 0 पॉइंट हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो कितने 20 सेकंड लगे उसे, 20 मिलीसेकंड लगे हैं, ठीक है? तो वही है। अब ये हमें टी तो पता चल गया है, विड्थ हमें पता चल गई है 20 है। तो हम वही फ़ॉर्मूले में रखेंगे और ईज़ी तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है? हमें 20 पता चल गई है। 20 मिलीसेकंड है, और ये जो आया है अपना, ये सेकंड में आएगा, ठीक है? तो मिलीसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, नीचे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? डिवाइड करके भी होगा 100 से, या वैसे भी हो सकता है, वैसे भी करके देखते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन करके आएगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है? इसको मैं इरेज़ करता हूँ 1 सेकंड, क्योंकि टाइम जो दिया हुआ है वो 1 बाय दिया हुआ है, तो 1 बाय अगर मैं करूँगा, आपको मैंने मैथ में बताया था 1 बाय करूँगा अगर 400 करीब, ठीक है? 400 के, तो ये के जो है वो ऊपर चला जाएगा आपका, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि ये 1 है, ये ऊपर पलट जाएगा तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं इसको लिखूँ 200, मतलब 20 इंटू 4 0 0, ठीक है? और यहाँ पर 1000 है, 1000 है, के को हम 1000 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि वो
1000 के लिए ही लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं डिवाइड, क्योंकि ये 20 था, 20 मिलीसेकंड था, इसको हम सेकंड में उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये, तो देखो आप अप्रॉक्स अप्रॉक्स लगाओगे, इससे ये कट गया। ठीक है, बचा 2 और 4, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगा, 8 के करीब आंसर आएगा। क्या 8 के करीब 800 हो सकता है? 800 नहीं हो सकता भाई, 8000 के करीब आंसर आ रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना, ठीक है? ईज़ी वे में समझाने की कोशिश करी है मैंने और समझाया भी है। बाकी जो भी कन्फ्यूज़न लगे कमेंट कर देना। बढ़ता हूँ आगे। कह रहा है एक ऑक्सिलोस्कोप मेज़र करता है। देखो, एक ऑक्सिलोस्कोप मेज़र करता है, क्या मेज़र करता है भाई? वो पीक टू पीक वैल्यू वोल्टेज को, जो पीक टू पीक वैल्यू होती है ना वोल्टेज की, उसको क्या करता है? मेजर करने का काम करता है। ये वेरी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार पूछा गया है, मगर अब ये शायद ना पूछा जाए, क्योंकि कई बार पूछा गया है, ये हर एग्जाम में पूछा गया, तो इसके मतलब हर व्यक्ति को पता है इसके बारे में, शायद अगली बार से ना आए ये क्वेश्चन। कह रहा है द बेस्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी रेडिएटिंग एनर्जी इन द विजिबल स्पेक्ट्रम इज। देखो, कोई भी आपके सामने मतलब मान लीजिए आग जल रही है, तो उसको चेक करने के लिए हॉट बॉडीज की रेडिएटिंग एनर्जी को, मतलब जो उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी उसके अंदर से निकलती है रेडिएट के थ्रू, मतलब कि विदाउट किसी मतलब एक तो होता है कंडक्शन, एक कंडक्शन होता है, एक कन्विक्शन होता है। देखो, कन्विक्शन होता है जो पानी उबलता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, और एक होता है कंडक्शन। कंडक्शन होता है आपने लोहा सामने से गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और वो हीट होते होते आपके हाथ तक आ गया, वो उसे कहते हैं कंडक्शन। और रेडिएशन उसे कहते हैं जब सूरज निकलता है, सूरज की किरणें रेडिएशन के थ्रू हमारे यहाँ तक पहुंचती है और हीट महसूस होती है हमें, ठीक है, सूरज के निकलने पे। तो वही बोल रहा है, रेडिएटिंग एनर्जी को मेजर किससे किया जाता है, ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हम ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज करते हैं, ऑप्टिकल पायरोमीटर को। और ऑप्टिकल पायरोमीटर आपने देखा होगा हीट टेम्परेचर करने के लिए। देखो, ये तो एनालॉग आ गए, ये तो एनालॉग वाले हैं, ठीक है। जो जो डिजिटल वाले होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जिसमें पूरी इमेज आती है बनके, ठीक है, इसमें इमेज आती है और यहाँ से इसकी लेजर निकलती है, ठीक है, लेजर निकलती है, ऑप्टिकल मतलब लेजर निकल कर जहाँ पर भी हीट हो रही होगी, किसी भी, अगर आपने देखा होगा टेम्परेचर जो चेक कर रहे हैं आजकल, ठीक है, उसमें भी आपके सर पे मतलब हैंड पे या जहाँ पर भी लगाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर वो बता देता है, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए देखते हैं तो वहाँ पर एक पूरा इमेज आती है बन के, और वहाँ पर हीट बताता है कि इतने एरिया में इतनी हीट है, ठीक है। तो ये अलग-अलग पायरोमीटर होते हैं। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे। और इमेज मैंने इसलिए लगा दी ताकि बहुत ईज़ी वे में समझ में आ जाए, चीज़ें भी पता चलें क्या-क्या होती हैं, क्या-क्या नहीं होती। देखो, सीआरओ में, ठीक है, सीआरओ में लीसेज पैटर्न विल बी अ स्ट्रेट लाइन इफ द टू सिग्नल्स आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद अ फेज डिफरेंस। कह रहा सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी, दो एक्स वाई होते हैं, ठीक है, दो टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल पे कह रहा है कि सेम फ्रीक्वेंसी की हमने सेम फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर से हमने सेम फ्रीक्वेंसी दे दी है, मगर जो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में, वो अलग अलग है। अब वो कितना अलग अलग होगा जब हमारा फेज एक लेजियस पैटर्न, आपको पता होगा कई तरीके के पैटर्न होते हैं, एक सर्कल होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बताना है स्ट्रेट लाइन बनती है, तो उसके बीच में जो आपने फ्रीक्वेंसी दी है सीआरओ के अंदर, तो उसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का होगा जब वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी जो आपने दे दी, ठीक है, मगर उस सेम फ्रीक्वेंसी के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा तब जाके वो स्ट्रेट लाइन बने। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 0 डिग्री का होगा या 180 का डिग्री का होगा या 360 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तब वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो क्या होता है, 0 डिग्री पर भी स्ट्रेट लाइन बनती है, मगर 0 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन बनेगी वो ये वाली बनेगी,
ठीक है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन बनेगी। और जो 180 पे स्ट्रेट लाइन बनती है सीआरओ के अंदर, वो इस तरीके की बनती है, ठीक है। मतलब ए और बी दोनों ही सही है, दोनों में ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो डी इज द राइट आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि सी में भी क्या होता है, 360 डिग्री पर भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनती है। देखो, ये पूरी एक साइकिल गई, ठीक है, ये पूरी एक साइकिल आती है, और यहाँ पर देखो ये इस तरीके से सीआरओ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बन के निकलती है, ठीक है। आपने कभी भी अपने आईटीआई या कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल किया हो, या पॉलिटेक्निक में प्रैक्टिकल किया हो, तो सीआरओ के अंदर इस तरीके की स्ट्रेट लाइन एक बनती है, ठीक है। जब हम दोनों एक्स वाई प्लेट पर सेम फ्रीक्वेंसी देते हैं, मगर फेज डिफरेंस चेंज कर देते हैं, तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही नहीं बनती, इसमें कई तरीकों की बनती हैं। देखो, मैंने बताया है 0 डिग्री पर, देखो 0 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन इस मतलब इस डायरेक्शन में बनती है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये बनती है 180 पर। मतलब स्ट्रेट लाइन तो दोनों पे ही बनती है, ठीक है, और 360 पे भी बनती है। अब एक ये एलिप्स बन गया, ठीक है। एलिप्स का पता होना चाहिए, 30 और 330 डिग्री पर बनता है। एक सर्कल बनाना है आपको, तो 90 डिग्री से लेकर 270 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए, तब बनेगा। एलिप्स दो तरीके बन सकता है, ये दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो आपका 30 पे, एक 150-210 डिग्री पर बन जाता है, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पेपर में पूछा गया है। एक तो इसका भी पूछा गया है, 90 डिग्री कहाँ है इसका भी पूछा गया है, सर्कल का और स्ट्रेट लाइन दोनों का ही पूछा गया है पेपर में, कई बार पूछा गया है, और ठीक है, ये पता होना चाहिए। बढ़ता हूँ आगे। देखो, मैक्सवेल्स इंडक्शन कैपेसिटेंस ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ। देखो, जो मैक्सवेल इंडक्शन कैपेसिटेंस है, ब्रिज है, वो दरअसल मीडियम क्यू कॉइल्स को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पर कहा है द टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। देखो, व्हाट द टाइप ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग किस तरीके की होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। भाई, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में अगर डैम्पिंग की बात की जाती है, तो वायु घर्षण डैम्पिंग कब होती है, मतलब, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का मतलब इसके अंदर डैम्पिंग पूछे किस तरीके की डैम्पिंग होती है, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसके अंदर होती है, देखने को मिलती है, ठीक है। अ, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, कुछ भी पसंद ना आए तो कमेंट कर देना। पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है जो आए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। पसंद ना आने आने की कोई बात नहीं है, मगर हाँ, पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, या समझ में नहीं आ रहा, तो वो एक बताने का विषय है, तो वो बता सकते हो आप। कह रहा है 1 मीटर 125 वोल्ट रीडिंग करता है, ठीक है, रीड करता है, और वोल्टेज का वास्तविक मान, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है, वो 125.5 वोल्ट है। तो उपकरण का जो स्टैटिक एरर है ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो क्या है। तो स्टैटिक एरर, एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमारी क्या है। देखो, एक्चुअल वैल्यू जो है हमारी वो ये है, ठीक है, मगर दिखा कितना रहा है, दिखा रहा है 125, ठीक है। तो इसमें जो एरर हुआ, स्टैटिक एरर, वो क्या हुआ, 0.5 का हुआ भाई, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से करोगे, 1.25 जो आपका रियल वैल्यू है, 1.25 125, ठीक है। डायरेक्ट घटा देना, और कुछ करना नहीं है, मगर इसमें और दो कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट वाला और रिलेटिव वाला, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। 125 और ये 125.5, दोनों में से 125.5 इनमें से घटा दो, तो जो आएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा, वो क्या होगा, आपका एरर होगा। एरर कितना आएगा, यहाँ पर जो स्टैटिक एरर होगा वो 0.5 वोल्ट का आएगा। 0.5, 3 इज द राइट आंसर। देखो, इसमें एक एब्सोल्यूट एरर होता है, जो अभी हमने निकाला स्टैटिक एरर, उसी तरीके का एब्सोल्यूट एरर होता है,
ठीक है। और रिलेटिव स्टैटिक एरर में क्या होता है, हमें इसमें परसेंटेज निकालता है। जैसे कि अभी हमने निकाला 125 था ना, 125.5 माइनस 125, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल होता है, एक्चुअल का परसेंटेज निकालते हैं, तो एक्चुअल में कितना इसमें एरर आया था, ठीक है। इसमें एरर आया है -5 का, ठीक है। तो एरर हम इस तरीके से निकालेंगे, इसको अभी मैं इरेज करता हूँ थोड़ा, ठीक है। जो हमारा एरर आया वो -5 का आया, ठीक है। एक सेकंड फिर से देखता हूँ, -5 का है, +5 का आया। हाँ, -5 का आपका एरर आया, ठीक है। वास्तविक वैल्यू ये है, तो -5 का आपका एरर आया है। तो इसमें -5 तो नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। बाकी मैं करके बता देता हूँ। आपका जो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू वो होगी, इसमें तो आ गया 0 -0.5, ठीक है। अब ये क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू यानी कि वास्तविक वैल्यू इंटू 100। इससे क्या होगा, परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। कितना परसेंट वो मतलब रिलेटिव स्टैटिक एरर कम है, कितना ज्यादा है। अभी -5 आया, तो -5 यानी कि कम है। कम है तो कम किस तरीके से निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर तो ऊपर ही लिख देंगे, माइनस माइनस को लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है यहाँ पर इतना खास, ठीक है। नीचे क्या आया, 125.5 आया है, इंटू 100। 200 लगाने ना लगाने की बात बराबरी थी, ठीक है। क्योंकि हम वैसे भी कर सकते थे, इसको पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 125 1225 आ गए। 1225 को 100 से काटते हैं, देखो किस तरीके से काटेंगे। पहले तो मैं 5 से काट देता हूँ, 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा करीब करीब 2, 5 और 1। अब ऊपर आ गया 25, ठीक है, आ गया नीचे आ गया 251। मान लीजिए अगर नीचे 250 होता तो कितने बार में 1/10 जाता, ठीक है, 1/10। मतलब कि ये मान करके चलो कि 10% से, तो 10% से लेकर नीचे ज्यादा है तो ऊपर वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो 9.5 से लेकर 10% के बीच में माइनस का एरर है, इतने का लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस में एरर आएगा और ये परसेंटेज में आएगा, प्रतिशत में, ठीक है। रिलेटिव स्टैटिक एरर हमेशा परसेंटेज में आता है, ठीक है। तो ये सारा सॉल्यूशन था। ये रिलेटिव स्टैटिक एरर डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100 में होता है, ठीक है। ये आपको पता, इसलिए मैंने अलग से लिया था क्योंकि क्वेश्चन था नहीं, तो मेरे को कई बार देखा है मैंने क्वेश्चनों में, क्वेश्चन पेपरों में, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ले लिया इसको। कह रहा है गैल्वेनोमीटर इज यूज, भाई गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है करंट को चेक करने के लिए, ठीक है। डिटेक्ट द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर होता है हमारा, ठीक है। इसको हम गैल्वेनोमीटर को, चलो आप सभी बताएंगे गैल्वेनोमीटर को हम किस किस में बदल सकते हैं, ठीक है। और किस किस तरीके से, ये कमेंट बॉक्स में बताना किस किस तरीके से हम गैल्वेनोमीटर को बदल सकते हैं और किस किस में बदल सकते हैं। चलो किस किस में बदल सकते हैं ये तो मैं बता देता हूँ। आप इसको वोल्ट मीटर में बदल सकते हो और एम्पियर मीटर में बदल सकते हो। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर में बदल सकते हो। अब किस तरीके से बदल सकते हो ये सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि रेजिस्टेंस किस पैरेलल में लगाते हैं तब क्या बनता है, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगाते हैं कब क्या तब क्या बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन इतने ही हैं आज के में, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े कम थे क्योंकि मैंने इतना ही लगा पाए थे, ठीक है। अकेला सारा काम करना पड़ता तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर के आऊँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।